All right. Good afternoon, everybody. I hope you are doing very well. आपका बहुत बहुत स्वागत है. You are welcome to Complete English Course and this is lecture number 38. तो अभी हम लोग कल क्या सीखे थे? कल हम लोगों ने ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये दो छोटे छोटे क्लॉज कंपोनेंट्स हैं. 5 चीजें होती हैं इंग्लिश में. सब्जेक्ट होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल. तो कल हमने 2 कंपोनेंट्स की पढ़ाई बीच में कर ली. कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमने पढ़ाई की बीच में? तो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हम लोग और सब्जेक्ट के बीच में ही वर्ब भी पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन सब्जेक्ट के डिस्कशन के बीच में ही हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया? ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ लिया. ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, इसलिए दोनों कंपोनेंट एक ही दिन में हमने कल पढ़ लिया. इनसे रिलेटेड जो बातें थी वो समझ ली हमने. सब्जेक्ट कंपोनेंट में हमारा डिस्कशन क्या चल रहा है? नाउन फ्रेज का कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं हम लोग, है ना. इधर वर्ब कंपोनेंट में हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े, कॉजेटिव वर्ब्स पढ़ा हम लोगों ने, है ना. कंटिन्यू करेंगे हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में. जैसे अगर आप कंडीशनल सेंटेंस देखें, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, इफ यू कम आई विल हेल्प यू. अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा. मैं सब्जेक्ट है, मदद करूँगा वर्ब, आपको ऑब्जेक्ट. यदि आप आएंगे एडवर्बियल. मैं मदद करूंगा कब करूंगा? अगर आप आएंगे. तो ये एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक मेन क्लॉज हो गया, और ये वाली जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा? सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, 3 तरह का काम करते हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉजेस नाउन क्लॉजेस होते हैं, या एडजेक्टिव क्लॉजेस होते हैं, या एडवर्ब क्लॉजेस होते हैं. यहाँ किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज है. तो मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. आपने सेंटेंस को 2 तरह का पाया है. सिंपल सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक क्लॉज हो, मल्टीपल सेंटेंस जिसमें एक से अधिक क्लॉज हो. अब जो मल्टीपल सेंटेंस यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक क्लॉजेज होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. कंपाउंड सेंटेंस में मेन क्लॉज प्लस मेन क्लॉज होता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है. तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इसमें आपने क्या देखा कि इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज किस से शुरू हो रहा है? इफ से शुरू हो रहा है. तो इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर सेंस देना है, लेकिन आप इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस. ठीक है. जैसे आपने कहा यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे, फ्यूचर सेंस है ना. अर्थ क्या है? फ्यूचर क्या है? यदि तुम आओगे. लेकिन आपने लिखा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है. यदि तुम आओगे, इफ यू कम.
फ्यूचर सेंस है लेकिन टेंस प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ इफ के साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। ऐसे बहुत सारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में फ्यूचर सेंस लाने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इफ से शुरू हो, अनलेस, अनलेस का मतलब, इफ मतलब यदि, अनलेस मतलब यदि नहीं, वंस एक बार जब, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करता है। ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर कि, बशर्ते, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब यदि, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट मतलब भी यदि, एज सुन एज, जैसे ही, बिफोर, इससे पहले की, आफ्टर, इसके बाद की, टिल या अनटिल, दोनों का मतलब होता है जब तक। जितने भी WH सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं जो इस तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहे हैं, उन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में फ्यूचर सेंस होता है, भविष्य का अर्थ आता है, फिर भी यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? इफ, अनलेस, वंस, ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, या WH सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे हु, विच, व्हाट, वेयर, व्हाटएवर, व्हिचएवर, वेदर, व्हेन, व्हाई, वेयर। ये जितने भी WH वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनके साथ भी है कि अगर इनसे शुरू होने वाला कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें फ्यूचर सेंस देना होता है, लेकिन टेंस कौन सा यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको लिखना है कि मैं टीवी देखूंगा, जब आप आराम कर रहे होंगे। तो आई शैल या आई विल वॉच टीवी वाइल, जिस दौरान, व्हेन, विल बी रेस्टिंग, जिस दौरान आप आराम कर रहे होंगे मैं टीवी देखूंगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि WH सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसमें फ्यूचर सेंस देने के लिए आप प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। वाइल या व्हेन
you are resting, या while या when you rest. इस किताब को पढ़ लूँगा, उसके बाद आपको लौटा दूँगा। तो आई विल या आई शैल रिटर्न, आई शैल रिटर्न दिस बुक टू यू, मैं आपको ये बुक रिटर्न कर दूंगा आफ्टर आई हैव read, आफ्टर आई हैव read इट, इसको पढ़ चुके होने के बाद। तो फ्यूचर सेंस है, लेकिन आप प्रेजेंट टेंस का यूज किए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब तक वह जिंदा रहेगा हमारे लिए एक खतरा हो रहेगा। He'll be a threat. He will be a threat to us. Till या until he is alive. फ्यूचर सेंस आ रहा है ना कि जब तक वो जिंदा रहेगा, लेकिन टेंस कौन सा यूज किए हैं? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, टिल या अनटिल ही इज अलाइव, जब तक वो जिंदा रहेगा। ठीक है जी। वह नहीं आएगा शादी में यदि तुम उसे नहीं बुलाओगे। He will not attend the wedding unless you invite him. unless का मतलब होता है if not, यदि नहीं। आप ऐसा भी लिख सकते थे कि if you do not invite, अगर आप इनवाइट नहीं करेंगे him, उसको। इसमें भी देखिए फ्यूचर सेंस है, लेकिन आप कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं।
एक बार जब यह तैयार हो जाएगा लोग इसे भीड़ लगाकर देखने आएंगे। एक बार जब वो तैयार हो जाएगा लोग इसे लोग भीड़ लगाकर इसे देखने आएंगे। Once it is ready, people will come to see it. लोग आएंगे इसको देखने इन hordes मतलब भीड़ लगाकर। तो यहाँ देखिए फ्यूचर सेंस है लेकिन प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। जैसे ही वह बाहर आएगा मैं उस पर फायर झोंक दूंगा। I shall या I will fire at him as soon as he comes out। जैसे ही वह बाहर आएगा मैं उस पर फायर झोंक दूंगा। I will fire at him as soon as he comes out। तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस अभी लिख के दिखाए आपको, सब में यही है कि अगर कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर सेंस देना है लेकिन फिर भी यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दैट्स द कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? चलिए अब एक नया चीज सीखिए। जैसे ही वह अंदर आए सब लोग खड़े हो गए। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इनफिनाइट वर्ब फॉर्म के हिस्सा पार्ट या हिस्से के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं इसे। जैसे ही वो अंदर आए सब लोग खड़े हो गए। As soon as he came in, everybody stood up। हर आदमी खड़ा हो गया। Everybody stood up। इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
हार्डली या स्कार्सली, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री, मात्रा बताता है कि मुश्किल से, मतलब ना मात्र का, ना के बराबर। हार्डली या स्कार्सली हैड ही कम इन। देखिए कौन सा टेंस लगाया हमने, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। हार्डली या स्कार्सली हैड ही कम इन, अभी वो अंदर आए ही थे जब, व्हेन एवरीबडी स्टूड अप, कि हर आदमी खड़ा हो गया। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते थे कि नो सूनर हैड ही कम इन, ये भी परफेक्ट टेंस है। देन, अभी वो अंदर आए भी नहीं थे कि एवरीबडी स्टूड अप, हर आदमी खड़ा हो गया। या नो सूनर पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लिख सकते हैं कि नो सूनर डिड ही, देखिए यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म था, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नो सूनर हैड ही कम इन, अभी वो अंदर आए भी नहीं थे कि हर आदमी खड़ा हो गया, एवरीबडी स्टूड अप, यानी जैसे ही वो अंदर आए सब लोग खड़े हो गए। इस बात को 1 2 3 4 5 तरीके से आप कह सकते हैं। द सेम सेंटेंस कैन बी रिटन इन 5 डिफरेंट वेज। ज्यों ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मेरे घर के फोन की घंटी बजी। As soon as I came, yeah, I went out of, yeah, from the door, जैसे ही मैं बाहर निकला दरवाजे से, मेरे घर के फ़ोन की घंटी बजी। The phone in my house rang. Hardly या scarcely hardly या scarcely had I come या gone out of या from the door। हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन का इस्तेमाल होगा। व्हेन द फोन इन माई हाउस, जब मेरे घर के अंदर का फोन बजा, रैंग।
नो सुनर हैड आई कम या नो सुनर हैड आई गॉन आउट ऑफ या आउट फ्रॉम द डोर, दरवाजे से भी मैं बाहर निकला ही था। देन, देखिए नो सुनर के साथ देन हमेशा याद रखना है, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन। ये नो सुनर के साथ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लिख सकते हैं कि नो सुनर डिड आई कम या नो सुनर डिड आई गो आउट ऑफ द डोर फ्रॉम द डोर देन the phone in my house rang। कि मेरे घर के भीतर का फोन जो था वो बजा। जैसे ही, अच्छा पास्ट की बात है, ये दोनों एक्शन पास्ट में हो रहे हैं। जैसे ही माया ग्रेजुएशन पूरी की, उसकी नौकरी लग गई। As soon as Maya completed her graduation, she got the job। हार्डली या स्कार्सली, scarcely had Maya completed। अभी माया ने कंप्लीट किया ही था अपना ग्रेजुएशन, when she got a job या she got the job। No sooner had Maya completed या no sooner did Maya complete, माया ने कंप्लीट किया ही था जैसे ही हर ग्रेजुएशन, देन नहीं लिखना है, THAN देन लिखना है। देन शी गॉट ए जॉब या शी गॉट द जॉब, कि उसकी नौकरी लग गई। जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचे, कि गाड़ी खुल गई। As soon as
as soon as he reached the station, the train departed, ट्रेन खुल गई, चली गई, प्रस्थान कर गई। हार्डली या स्कार्सली, बमुश्किल से, हार्डली या स्कार्सली हैड ही रिच्ड, अभी वो ठीक से पहुंचे भी नहीं थे, ना के बराबर पहुंचे थे स्टेशन पर। हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है। व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, की ट्रेन खुल गई। नो सूनर हैड या नो सूनर डिड, नो सूनर हैड ही रिच्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो नो सूनर डिड ही रीच, जब डू डज डिड आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो नो सूनर हैड ही रीच्ड या नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन, जैसे ही वो स्टेशन पहुंचे, देन क्या हुआ, देन द ट्रेन डिपार्टेड, कि ट्रेन निकल गई, प्रस्थान कर गई, खुल गई। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू राइट दीज सेंटेंसेस, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को लिखते हैं, है ना। देखिए आम तौर पे जनरली, आम तौर पे क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले होता है और वर्ब बाद में होता है, वर्ब कंपोनेंट बाद में होता है ना। लेकिन कभी कभी इनवर्स या उल्टा स्ट्रक्चर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, अच्छा असर्टिव सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं खास तौर से, असर्टिव सेंटेंसेस, कभी कभी क्या होता है वो पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में, इन्वर्जन, इसी को इन्वर्जन कहा जाता है। इसी को इन्वर्जन कहा जाता है। इसमें इन्वर्स ऑर्डर हो जाता है, पहले वो बाद में सब्जेक्ट हो जाता है। आप जैसे देखिए इन्वर्जन आपको कहाँ देखने को मिला, यहाँ देखने को मिला, ये इन्वर्जन का इन्वर्जन यहाँ देखने को मिला, क्योंकि देखिए यहाँ सब्जेक्ट बाद में है, वो पहले है। यहाँ पे भी इन्वर्जन देखने को मिला, यहाँ पे भी वो पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंसेस हैं ये, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं वो पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, यानी ये एग्जाम्पल्स हैं इन्वर्जन के। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ इन्वर्जन दिख रहा है, हार्डली स्कार्सली नो सूनर वाले में इन्वर्जन दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, इन्वर्जन दिख रहा है। यहाँ पे इन्वर्जन दिख रहा है,
यहाँ पे भी इन्वर्जन दिख रहा है। वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आया। वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया। वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया। तो इन्वर्जन देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहले वर्ब आया, बाद में सब्जेक्ट आया। पहले वर्ब आया, बाद में सब्जेक्ट आया। तो इन्वर्जन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, कब कब इन्वर्जन देखने को मिलता है? देखिए, अगर सेंटेंस या क्लॉज, अगर क्लॉज की शुरुआत WH वर्ड से हो जाए, और ये WH वर्ड किसका काम करे? ऑब्जेक्ट का काम करे, या कॉम्प्लीमेंट का काम करे, या एडवर्बियल का काम करे? तो इन्वर्जन के केसेस ये हैं। और अगर नेगेटिव एडवर्बियल से, जैसे हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ना के बराबर, लिटिल, थोड़ा भी नहीं, ना के बराबर, बेयरली, रेयरली, ना के बराबर, अगर कोई ओनली वाला अगर एडवर्बियल है, इससे सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो कोई भी नेगेटिव एडवर्बियल है, नेगेटिव एडवर्बियल है अगर, तब इन्वर्जन होता है। नेगेटिव एडवर्बियल में नो, नॉट, नॉर, नीदर, नेवर, यही सब देखने को मिलेगा। सो वाला अगर एडवर्बियल, कोई ऐसा एडवर्बियल हो जिसमें सो से सेंटेंस शुरू होता है, तब इन्वर्जन देखने को मिलता है। जैसे आप देखिए कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। देखिए WH वर्ड है, आप क्या चाहते हैं, WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपको इन्वर्जन दिख गया, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, यहाँ इन्वर्जन देखने को मिल गया। और कहाँ देखने को मिल जाएगा? जैसे when are you coming, या when is she coming, वो कब आ रही है। इसमें भी वर्ब देखो,
पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। यहाँ भी इन्वर्जन देखने को मिल रहा है ना। हार्डली वाले में आपने देखा ही, हार्डली डिड ही कम टू वर्क टाइमली, वो ऑफिस कभी टाइमली आता नहीं था। वो पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में नहीं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस will he accept these terms. Under no circumstances will he accept these terms. किसी भी परिस्थिति में वो इन टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए नेगेटिव एडवर्बियल है ना, नो है इसमें। सेल्डम डज ही स्पीक हिंदी, वो हिंदी ना के बराबर बोलता है ना। He is not ready, वो तैयार नहीं है। Nor is his wife, ना ही उसकी पत्नी तैयार है। इसमें वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया। यहाँ भी इन्वर्जन देखने को मिला क्योंकि नॉर से शुरू हो रहा है ना। ओनली आफ्टर माई मैरिज, केवल अपने मैरिज के बाद ही डिड आई अंडरस्टैंड दिस, मैं ये चीज़ समझा। देखिए इसमें वो पहले आ गया है, सब्जेक्ट बाद में आया है, क्योंकि ओनली इस वाले एडवर्बियल से सेंटेंस शुरू हुआ है ना। So hard, so hard did he hit the ball, उसने बॉल को इतना तेज मारा that it went out of the stadium, कि वो स्टेडियम के बाहर चला गया। इसमें भी इन्वर्जन देखने को मिल रहा है। He is unmarried, वह अविवाहित है। And so am I, और मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी अविवाहित ही हूँ। इसमें भी इन्वर्जन देखने को मिल रहा है। ये क्लॉज सो से शुरू हो रहा है इसलिए, है ना। Little did I know
देन, मुझे बिल्कुल भी तब नहीं पता था दैट इट वुड हैप, कि ऐसा होता, ऐसा होगा। इसमें भी देखिए लिटिल से सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, इसलिए इन्वर्जन हो रहा है। वो पहले है, सब्जेक्ट बाद में है ना। अब ये जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं, आप लिख तो इनको दूसरे तरीके से भी सकते थे। जैसे लिखा है हार्डली डिड ही कम टू वर्क टाइमली, मतलब टाइमली नहीं आता था ऑफिस। आप इसको सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते थे कि he hardly came to work timely, वो टाइमली ऑफिस नहीं आता था। आप ऐसे भी लिख सकते थे, वो भी सही है। लेकिन अगर आप हार्डली को फ्रंट पोजीशन में इस्तेमाल करेंगे, फ्रंटिंग करेंगे, क्लॉज की शुरुआत हार्डली से करेंगे, तब इन्वर्जन होगा। समझ में आ रहा है नहीं? उसी तरह से ये जो लिखा है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल ही एक्सेप्ट दिस टर्म्स, कि वो किसी भी परिस्थिति में इन टर्म्स को या शर्तों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ही विल नॉट एक्सेप्ट दिस टर्म्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ऐसे भी लिख सकते थे। क्या ही विल अंडर नो सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट दिस टर्म्स, he will accept these terms under no circumstances, या he will not accept these terms under any circumstances। तो आप चाहें तो under the circumstances को बाद में लिख सकते हैं, फिर इन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे लिखा है seldom does he speak हिंदी, वो हिंदी ना के बराबर बोलता है, कभी नहीं बोलता है। अब वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि he seldom speaks, वो कभी नहीं बोलता है हिंदी, वो कभी हिंदी नहीं बोलता है। ठीक है ना। वैसे ही इसको भी लिख सकते थे कि आई अंडरस्टूड दिस ओनली आफ्टर माई मैरिज, आई अंडरस्टूड दिस, मैं समझा इस बात को ओनली आफ्टर माई मैरिज, अपने शादी के बाद ही। तो ओनली आफ्टर माई मैरिज को अगर एकदम बाद में लिखते, फ्रंट पोजीशन में इस्तेमाल ना करते, तो इन्वर्जन ना होता, फिर नॉर्मल ऑर्डर होता, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब होता। ठीक है। उसी तरह से अगर सो हार्ड से अगर ये क्लॉज शुरू ना होता, तो आप ऐसे लिख सकते थे कि ही हिट द बॉल सो हार्ड, उसने बॉल को मारा इतना हार्ड दैट इट वेंट आउट ऑफ द स्टेडियम, तो फिर इन्वर्जन नहीं होता, नॉर्मल ऑर्डर रहता। देखिए, अगर एडवर्बियल ऑफ प्लेस फ्रंट पोजीशन में आ जाए, फ्रंट पोजीशन, तब भी इन्वर्जन होता है। तब फिर वो पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। लेकिन एक बात, वर्ब होना चाहिए कैसा, यहाँ पे या तो इंट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए या लिंकिंग वर्ब होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, तब इन्वर्जन हो जाता है। जैसे अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, सैट बैठा था,
बिग फ्रॉग, एक बड़ा सा मेढक, है ना। अच्छा, ध्यान ये देना है, ये जो है ना नाउन होना चाहिए सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अंडर द ट्री सैट या वॉज सिटिंग, पेड़ के नीचे बैठी थी, एन ओल्ड लेडी, एक बुढ़िया। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि शी, प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता है। Here lives my family। देखिए इसमें वो पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। Here lives my family, मेरा परिवार यहाँ रहता है। ये रही बस, There goes the bus, या here comes the bus, ये रही बस। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। Here comes the bus, वो आई माया या वो रही माया। There goes या here comes माया। आप शी नहीं बोल सकते हैं, प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता। ये लीजिए, There you go, There go you नहीं, There you go। आपको प्रोनाउन होगा तो फिर या here you are। तो इन्वर्जन के बारे में और पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बस इन्वर्जन है क्या ये जानना ज़रूरी था। आम तौर पे सेंटेंसेस में, क्लॉजेस में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है, ये आम तौर पे ऐसा होता है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, यानी वर्ब पहले आए और सब्जेक्ट बाद में आए, तो ये इन्वर्जन का एक एग्जाम्पल है, इट्स केस ऑफ इन्वर्जन है, कि इन्वर्जन की एक उदाहरण या स्थिति है। कब कब ऐसा होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो विल कंटिन्यू विद दैट टुमारो एज वेल, कल भी। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।